हेलो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स मोमेंटम चैनल पर मैं प्रदीप प्रजापति तहे दिल से स्वागत करता हूं। ओके, तो हम लोग ने शुरू किया था अलजेब्रा। ओके, तो अलजेब्रा में हम लोग ने 2 लेक्चर अभी तक मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये तीसरा लेक्चर बन रहा है। ओके, पहले वीक के लिए। ओके, तो हम लोग ने शुरू किया था अलजेब्रा में कौन सा चैप्टर, कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आए रहेंगे अब तक के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, क्योंकि मैंने 0 लेवल से बात की है एंड हर एक छोटी से छोटी पॉइंट्स को मैंने क्लियर आउट किया हुआ है उसमें। ओके, तो आपको आई होप पसंद आ रहा होगा वीडियो। ओके, मेरा अलजेब्रा का भी लेक्चर काफी डिटेल में होगा एंड ज्योमेट्री का भी लेक्चर काफी डिटेल में होगा। ओके, और आप लोग डाउट के लिए हिचकिचाओ मत बेटा। अगर आप विदाउट क्लास हो, आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया फैमिली इशू की वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि कोविड की वजह से बहुत लोगों की जॉब चली गई, बहुत से पेरेंट्स की जॉब चली गई है, या फिर किसी के पेमेंट में, किसी के पेरेंट्स के, किसी के डैड या मम्मी के पेरेंट्स में पेमेंट में कटौती कर दी गई है, रिडक्शन हो गया है, तो उनको हाफ पेमेंट मिल रहा है। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो इसलिए अगर आप किसी वजह से क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, महंगे आज के टाइम पे तो क्लासेस बहुत महंगे हो गए। ओके, अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो क्लासेस, या फिर आपने जहाँ पे ज्वाइन किया था आपने कैसे भी करके थोड़ा पैसे वैसे जुटा के आपने कुछ पैसे दे के आपने क्लास ज्वाइन किया था, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप रहने के लिए वहाँ पे बैठे रहो क्लास में, लेकिन आप मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आपको क्लियर आउट हो रहा है। तो डाउट पूछने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ऑलरेडी। मैंने टेलीग्राम पे अपना चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे आप आके डाउट पूछ सकते हो। आपको मेरे लेक्चर के दौरान अगर कुछ डाउट है तो वो आप पूछो। अगर आपको आपके क्लासेस में पढ़ा दिया गया है टॉपिक और आपको उसमें से कुछ डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो। मतलब एकदम ओपन सोर्स है, आपको जहां से जो पूछना है पूछ सकते हो आप, इतना ओपन सोर्स है आपके पास। ओके, और मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द, मतलब 5 से 6 घंटे के अंदर मैं उस चीज़ का रिप्लाई दे दूंगा आपको। ओके, जैसे ही मतलब मैं फ्री होता हूँ तो मैं टेलीग्राम एक बार ओपन करके देखता ही हूँ, तो आपको उस टाइम पे रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे मैं ओपन करूंगा और मैं देखूंगा कि आपका कोई डाउट आया हुआ है तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको तुरंत रिजॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ओके, तो आप डाउट के लिए भी ऐसा मत सोचो कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ ये सर से तो इनसे डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं। आपको डाउट पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो। समझ में आया बात? ठीक है, तो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जिस लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना बता देता हूँ कि मेरा नाम है प्रदीप प्रजापति। पीआर लगा हुआ है, मतलब क्या, मैं इंजीनियर हूँ। ओके, कौन सा इंजीनियर हूँ? तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बी का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है मैकेनिकल फील्ड में। टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है? मैं 10th के बच्चों के साथ कितने साल से या कितने महीनों से मिल रहा हूँ? तो मैं 3 साल से बहुत से 10th के बच्चों को देख चुका हूँ, गाइड भी कर चुका हूँ। तो आपको ये मत नहीं सोचना है कि ये सर नए नए हैं। बेटा मैं दिखने में जवान हूँ थोड़ा, ओके, यंग हूँ, बट हूँ अभी कुछ ही साल का। टेंशन मत लो, उसकी बात मत करो, उम्र की बातें ना करो। ओके, तो मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस 3 साल का है। मैं ज़्यादा बढ़ा के भी नहीं बोलूँगा। ओके, 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने अपने टीचिंग करियर के दौरान मैंने जो 2 सब्जेक्ट लिए हुए, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। और मेरी स्पेशलिटी आप अगर पूछोगे कौन सा है, या तो सर दोनों लेते हो आप, स्पेशलिटी क्या है? तो मेरी स्पेशलिटी है ज्योमेट्री। ओके, अलजेब्रा भी मैं उतनी अच्छे से पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन मुझे जो पढ़ाने में मजा आता है एक्चुअली वो ज्योमेट्री है। ओके, ज्योमेट्री में मेरी महारत हासिल है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा लेता हूँ बच्चों को और समझ में भी अच्छे से आता है। ओके, और मजे के साथ पढ़ते हैं हम लोग, ऐसे भी नहीं कि हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे। छोटे से छोटा पॉइंट भी डिस्कस करते हैं हम लोग। आपने देखा होगा वीडियो तो फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी का आपने देखा ही होगा, किस लेवल से मैंने शुरू किया था उस चैप्टर को। ओके, चले आगे, तो आ जाओ। तो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था, उसमें हम लोग ने कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया? ये वाला टॉपिक कवर हो गया, ये वाला टॉपिक कवर हो गया, ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये 2 टॉपिक बचे हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? हमें करना है आज एक एक्सरसाइज। लेकिन उससे भी पहले कुछ बातें अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बाकी रह गई थी, वो भी बात कर लेते हैं हम। चलो देख लेते हैं। तो सीक्वेंस देख लिया था, टर्म सीक्वेंस देख लिया था, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज सीक्वेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग ने कल के लेक्चर में देख लिया था। मतलब लेक्चर में देख लिया था, जो वीडियो आपको सेकंड वाला वीडियो मिला था उसमें। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरी कोई सीरीज है,
कोई सीक्वेंस है मेरा, वो क्या है, अरिथमेटिक है। ओके, नेक्स्ट उठा लेता हूँ मैं। अगर मान लो मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की, दे लो एग्जांपल, एग्जांपल की मैं बात करता हूँ। मान लो पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल 1 4 7 10 13 16 19 22 25 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं, वो अनंत नंबर तक चलते जा रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं, जैसे कि देखो आपने सीक्वेंस में क्या किया था, देखो दिखा दो तुमको, देखो सीक्वेंस में हम लोग ने क्या किया था, टर्म्स जो है उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ढूंढा था। कैसे कि सीक्वेंस को कुछ एक कोड दे देंगे, ए बी सी डी, कोई भी कोड दे देंगे, उसके बाद जो पहले नंबर पे उसको पहले देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, ऐसा करके हम लोग ने देखा था कि टर्म्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सीक्वेंस में। सेम उसी तरह से हम लोग एपी के जो टर्म्स रहेंगे उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे, एपी में सिर्फ हम लोग एक ही कोड दे सकते हैं, जो भी सीक्वेंस होगा ना बेटा, ये इसको हम लोग क्या देंगे, एक ही कोड देंगे, वो है टी। क्या टी, तो दैट मींस कि ये जो पहले नंबर पे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, T1, कॉमा, ये जो दूसरे नंबर पे उसको क्या बोलेंगे, T2, कॉमा, जो तीसरे नंबर पे उसको क्या बोलेंगे, T3, कॉमा, जो चौथे नंबर पे है T4, कॉमा, जो पांचवें नंबर पे है T5, कॉमा, जो छठे पे है T6, कॉमा, जो सातवें पे है T7, कॉमा, जो आठवें पे है, जो नौवे पे। तो इस तरह से मैं क्या दूंगा, T1, T2, T3। देखो ये T के नीचे सफिक्स है बेटा, ये सफिक्स ऐसे मत लिखना, मैं पहले भी बोल रहा हूँ T1, T2, T3। अगर ऐसा लिख रहे हो बेटा तो तुम अनपढ़ हो, सच में अनपढ़ हो। समझ में, ऐसा नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, T लिखना है, उसके नीचे यहाँ पे पैर में, पैर के यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे पैर के यहाँ पे ऐसे लिखा होना चाहिए। बस समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। चलो आगे चलो। मैंने क्या बोला, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तुमको टी अल्फाबेटी यूज करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ ऐसा नहीं यूज कर सकते। एपी अगर हुआ तो एपी में कौन सा कोड यूज करना है, सिर्फ टी। ओके, अब पहले नंबर पे जो रहेगा उसको 1 दूंगा, जो दूसरे नंबर पे रहेगा वो 2 होगा, जो तीसरे नंबर पे होगा 3 होगा। समझ में आ गया बेटा। तो पहली बात तो तुम ये तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, ये एपी में है करके। कैसे एपी में है, दोनों के दो अगल बगल नंबर वाले के क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। ओके, तो देखो डिफरेंस निकालो, तो देखोगे अगर तुम डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालने में लोग करते क्या है, 4 - 1 = 3, फिर यहाँ पे भी 4 - 1 = 3, फिर यहाँ पे भी 4 - 1 = 3, फिर यहाँ पे भी 4 - 1 = 3, यहाँ पे भी 4 - 1 = 3, यहाँ पे भी। अरे 4 4 क्यों लिखते गया यार, अनपढ़ हो गया मैं भी यहाँ पे। नंबर्स क्या है, मैं 4 - 1 करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। ओके, अरे भाई क्या बोलूँ, अभी दिमाग कभी कभी कहीं और रहता है। 7 - 4 = 3, फिर यहाँ पे 10 - 7 = 3, फिर यहाँ पे 13 - 10 = 3, फिर 16 - 13 = 3, 19 - 16 = 3, फिर यहाँ पे 22 - 19 = 3, फिर यहाँ पे 25 - 22 = 3। समझ में आया बात, समझ में आया? तो तुम देख पा रहे हो कि जो डिफरेंस निकल रहा है, जो डिफरेंस निकल रहा है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो 3 है बेटा, ये जो 3 है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ये सब में क्या है, ये डिफरेंस क्या है, सब में कॉमन है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अच्छा बताओ, अगर वही चीज अगर नंबर के फॉर्म में मैंने लिखा था तो क्या किया था, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस, बराबर यही किया था। मान लो तुमको नंबर ना देके क्या लिखा होता, पता है क्या लिखा होता,
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 ये सो ऑन चलते जा रहे हैं बेटा, ये सो ऑन चलते जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं इस टर्म में दिया, नंबर नहीं दिया गया है, और मैं बोलूं कि कॉमन डिफरेंस निकालो, तुम क्या निकालो? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब इसको माइनस करूंगा, मतलब T2 माइनस T1, इसको फिर माइनस करूंगा, इसको T3 माइनस T2, फिर किसको माइनस करूंगा? इसको माइनस करूंगा, मतलब T4 माइनस T3, फिर किसको माइनस करूंगा? इसको, मतलब T5 माइनस T4, इसको माइनस करूंगा T6 माइनस T5, फिर इसको माइनस करूंगा T7 माइनस T6, फिर इसको माइनस करूंगा T8 माइनस T7, फिर इसको माइनस करूंगा T9 माइनस T8। अच्छा बताओ, अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है, ये जो सीरीज है, ये देखो एपी में है ना, दैट मींस कि जो डिफरेंस आ रहा था वो क्या आ रहा था? सेम। ये भी तो क्या निकाला? ये भी तो डिफरेंस ही निकाला गया है ना, लेकिन वो टी के टर्म में, लेकिन होगा डिफरेंस। अगर एपी है तो सबका डिफरेंस क्या होगा? सेम। मतलब ये सब आपस में क्या रहेंगे? ये सब आपस में बराबर रहेंगे। जो डिफरेंस मैंने निकाला वो सब आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया क्या? बहुत सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूँ सब कुछ, एक ही एग्जांपल में सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, आप देखते जाओ बस। ओके, तो अब देखो ये क्या निकाला, ये जो एपी में ये जो डिफरेंस निकालते हैं वो सेम आता है, मतलब कॉमन रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं? ये सब की जो वैल्यू होगी वो किसी एक वैल्यू के बराबर है। जैसे यहाँ पे ऊपर सीरीज में जो डिफरेंस मैंने सब निकाला वो किसके वैल्यू के बराबर है? 3। ये सब जो डिफरेंस है वो भी किसी के बराबर ही होगा। मान लो वो किसके बराबर है? मानो कि वो एक डी वैल्यू के बराबर है, और ये डी वैल्यू क्या होती है? इसको डी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन, या फिर यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया बेटा? क्या बोलते हैं? जो हम लोग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, एपी में वो सबके लिए सेम रहता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक बात, यहाँ तक बात है? ठीक है। चलो अब मैं क्या करूंगा, अब कुछ करूंगा, रुको। अब ना हम लोग एपी में कॉमन डिफरेंस दे दिया, समझ में आ गया। अब ना अपने एपी में और भी एक चीज होती है, और एक वर्ड होता है, ये जो फर्स्ट टर्म होता है बेटा, ये जो फर्स्ट टर्म होता है, ये जो फर्स्ट टर्म होता है, जो भी सीरीज में जो भी फर्स्ट टर्म होगा, मतलब T1, जो भी T1 टर्म होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको और एक चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे? ए से। किससे? ए से। किससे? ए से। याद रखो बेटा, ए क्या होता है? ए क्या होता है? ए इज व्हाट? फर्स्ट टर्म इन एपी। एपी में जो पहला टर्म होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? T1 से। और ये T1 ए के बराबर ही होगा, क्योंकि T1 को ही तो अपने ए बोला हुआ है। ए को T1 बोलो या T1 को ए बोलो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। मतलब T1 बोलू या ए बोलू, दोनों का मतलब क्या है? एक। चलो तो देखो, जो फर्स्ट टर्म रहेगा, सिर्फ मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं, एपी में जब भी जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको मैं क्या दिखाऊंगा? ए से दिखाऊंगा, और जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी से। समझ में आ गया बेटा? चलो अच्छा, और एक बात बताओ मुझे, अब क्या करता हूं, देखो मुझे पता चल गया कि पहले टर्म को मुझे ए बोलना है और कॉमन डिफरेंस को डी बोलना है। अच्छा एक काम करते हैं, अभी तक हम लोग सीरीज कैसे लिख रहे थे पता है तुमको? हम लोग लिख रहे थे T1 T2 T3 T4 ऐसे करके लिख रहे थे, ऐसे कोडिंग में लिख रहे थे। अब मैं क्या बोलता हूँ, सब कोडिंग को तुम ए और डी के टर्म में चेंज कर दो, मतलब तुम यहाँ पे भी ए और डी देख पाओ, 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 यहाँ पे भी ए डी देख पाओ, ए डी देख पाओ, ए डी देख पाओ, ए डी देख पाओ, ए डी देख पाओ। मतलब तुम क्या करो, T1 T2 T3 को सब रिप्लेस करके ए और डी के टर्म में रिलेशन बना के मुझे दो। तुमको ये बोला गया, एक काम दे दिया गया। तुमने बोला सर ये तो बहुत आसान है,
ये तो बहुत आसान है सर। कैसे? मैंने पूछा कैसे, तुमने क्या बोला, तुमने बोला सर मुझे इतना तो पता चल चुका है कि T1 की वैल्यू ए के बराबर है। T1 की वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर है। अब T2 की वैल्यू अगर पूछूं तुमको तो T2 माइनस T1 क्या होता है? T2 माइनस T1 होता है D के बराबर। T2 माइनस T1 किसके बराबर होता है? D के बराबर होता है। ये तुमको पता चल चुका है, देख सकते हो भाई। अरे तू देख सकता है कि नहीं रही इधर से, T2 माइनस T1 किसके बराबर है? D के बराबर। चलो, तो मैंने क्या किया, T2 माइनस T1 को D के बराबर लिख दिया। अच्छा, इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ। implies दैट T2 की वैल्यू निकालनी है तो T2 लिखा, T2 इक्वल टू क्या होगा, T1 इस तरफ आएगा तो T1 प्लस हो जाएगा प्लस D। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, T2 यहीं पे रखा, T1 को यहाँ पे लेके गया तो माइनस T1 तो यहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, तो प्लस T1 प्लस D। ओके, अब मुझे पता है कि T1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये T1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं A प्लस D। तो T2 को हटा के मैंने एक ला दिया, ये T2 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस D लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? A प्लस D लिख सकता हूँ। तो वैसे ही हम लोग बात करते हैं T3 की, तो T3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, T3 माइनस T2 इक्वल टू क्या होता है? D होता है। ये बात पता है क्या तुमको? देखो यहाँ पे देखो, T3 माइनस T2 इक्वल टू क्या आता है? D आता है। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ तो क्या होगा, देखो T3 की वैल्यू निकालनी है, T3 को साइड में रखो, T2 को इस तरफ भेज दो, T2 प्लस D। देखो अगर तुम T2 को नोटिस करोगे बेटा, T2 की वैल्यू नोट करो, देखो T2 की वैल्यू किसके बराबर आई है? A प्लस D के बराबर आई है ना। T2 की वैल्यू किसके बराबर आई है? A प्लस D। यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो T2 की वैल्यू A प्लस D, A प्लस D रख दिया मैंने, प्लस में क्या है? D है, प्लस में क्या है? D है, बराबर ना। तो T2 की जगह पे, ये T2 की जगह पे मैंने A प्लस D रखा, क्योंकि A प्लस D की वैल्यू किसके बराबर है? T2 के बराबर है। देख सकते हैं T2 इक्वल टू A प्लस D, तो T2 की जगह पे मैंने क्या रखा? A प्लस D रखा, लेकिन A प्लस D भी तो बाकी है अभी, तो वो भी मैंने लिखा। तो अपने को क्या वैल्यू मिला, तुम अगर चेक करोगे तो बता सकते हो, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, D प्लस D मिलके कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। D प्लस D मिलके कितना हो जाएगा? 2D। तो तुमको पता चल गया कि T3 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। T3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D, लिख सकता हूँ A प्लस 2D। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। चलो आगे वाले टर्म में चलता हूँ, मैं T4 को रिप्लेस करने की बात करता हूँ। तो T4 तुम जानते हो क्या होता है, T4 माइनस T3 इक्वल टू D, ये जानते हो। चलो इसको सॉल्व करो, मुझे T4 की वैल्यू चाहिए ना, T4 इक्वल टू क्या होगा, T3 इस तरफ आएगा तो प्लस का D। T3 की वैल्यू अच्छा बताओ क्या है, T3 की वैल्यू तू बोलेगा सर T3 की वैल्यू मैंने ऊपर की निकाली है A प्लस D, A प्लस 2D। और ये प्लस D तो बाकी है ना साथ में, इसकी जगह ये T3 की जगह पे मैंने ये A प्लस 2D रखा। समझ में आया? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आगे आंसर क्या मिल रहा है, ये तो ऐसा का ऐसा ही है, 2D प्लस D कितना हो जाएगा? 3D। 2D प्लस D कितना हो जाएगा? 3D। मतलब T4 इक्वल टू क्या आएगा, A और D के टर्म में A प्लस 3D। ठीक है, ठीक है। अच्छा ऐसे में तुमको बोलूं कि T5 की वैल्यू निकालो, किसकी निकालो? T5 की निकालो, T5 माइनस निकालो, T5 माइनस T4 इक्वल टू क्या होगा? D। ठीक है यहाँ तक बात। चलो चलो, तो T5 इक्वल टू क्या होगा? T5 इक्वल टू T4 प्लस D होगा। और अभी अभी तूने T4 की वैल्यू निकाली क्या? A प्लस 3D, A प्लस प्लस का D तो बची है ना ये बात, T4 की जगह पे मैंने A प्लस 3D रखा है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? A प्लस। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है तुम लोग को? सबको पिक्चर क्लियर है? इतना इतना सबको पिक्चर क्लियर है क्या बेटा? जल्दी से हाँ ना बोल दो, इतना पिक्चर क्लियर है क्या? अच्छा इसके नीचे T5 T6 ये सो ऑन तो चलता ही रहेगा ना, ये सो ऑन चलता रहेगा बेटा। इसके आगे T6 आएगा, T7 आएगा, T8 आएगा, T9 आएगा, T10 आएगा, T11 आएगा, ऐसा सो ऑन चलता रहेगा बेटा। क्या आएगा? सो ऑन चलता रहेगा। समझ में आया बेटा? ये चीज तुमको समझ गया है ना बेटा? ये चीज समझ गया ना बेटा? इसको ना आगे भी मैं यूज करूंगा, जब मेरा सेकेंड एक्सरसाइज के लिए मैं जब थियरी पढ़ा रहूंगा वापस से इस स्लाइड पे आऊंगा मैं, क्योंकि इसमें मैंने एक आधी बात ना छोड़ी है बेटा। क्या बोला मैंने? आधी बात को मैंने सस्पेंस रखा हुआ है अभी भी।
समझ में आया? Tn इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है बेटा, और ये फॉर्मूला मैं तुमको इसी लॉजिक से बना के दिखाऊंगा। तुमको वो वाला फॉर्मूला इसी लॉजिक से मैं बना के दिखाऊंगा बेटा। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। कितने लेक्चर अभी बाकी है मेरे उस तक पहुंचने के लिए, इसके बाद के लेक्चर में ही वो वीडियो आपको मिलेगा। फिर से मैं स्लाइड पे आऊंगा बेटा, इसलिए इसमें अगर कुछ डाउट है ना तो डाउट क्लियर करके ले लो। क्या करके ले लो? क्लियर करके ले लो, क्योंकि इसी लॉजिक को मैं आगे भी यूज करूंगा सेकंड एक्सरसाइज के टाइम पे, जब उसका बेसिक मैं बता रहा हूँ। समझ में आया बात इतना? तो तुमको ये वाला क्लियर करके लेना है। कैसे? देख लो ना बेटा, मुझे पता है T1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। T2 को के लिए T2 भी मुझे निकालना है ए और डी के टर्म में, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू डी होता है, मुझे पता है। तो T2 की वैल्यू निकालना है, तो T2 मैंने यहीं पे रखा, T1 को यहाँ पे लेके गया तो प्लस होगा T1 प्लस डी। T1 को हम लोग ने क्या बोला है, ए रख दिया, प्लस डी तो बाकी है ना, प्लस डी रख दिया। वैसे देखो T3 निकालने गया तो T2 प्लस डी हो जाएगा। T2 की वैल्यू मैंने अभी निकाली, क्या, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी रख दिया, T2 की जगह पे प्लस बाकी है मैंने रख दिया। T4 के लिए T4 इक्वल टू T3 प्लस डी, T3 की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली, वो रख दी मैंने, प्लस डी है ए प्लस डी। मतलब क्या, अब अगर मैं बात करूं कि तुमको मैं बोलूं representation of AP in terms of, इसके टर्म में मैं बोलता हूँ, एक्सप्लेन करो, रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ AP in terms of A and D, A and D। ओके, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो देख लो, देखो मैंने यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा नीचे किया, AP के टर्म में। देखो मेरा AP T के टर्म में कैसा था, T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे चल रहा था, बराबर ऐसे चल रहा था ना बेटा, ऐसे चलते जा रहा है। T1 T2 T3 इस टर्म में हो रहा था बराबर अपना AP पहले, लेकिन जब मैंने A और D के टर्म में वैल्यू निकाले तो कैसा हो गया, T1 किससे रिप्लेस हो गया, T1 रिप्लेस हो गया A से, बराबर। मैंने क्या बोला, T1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, A से कर सकते हैं। वैसे देखो T2 किससे रिप्लेस हो गया, यहाँ पे देखो T2 की वैल्यू मैंने निकाली है, देखो A प्लस D। ओके, ये जो मैंने निकाले ना बेटा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं ना हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट। नहीं तो हाईलाइट मत करो, नहीं तो गंदा दिखेगा ऐसे। तो देखो T2 को किससे, A प्लस डी, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी, T2 की जगह पे। T3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देख लो T3 की जगह पे क्या है, T3 की जगह पे A प्लस A प्लस 2D। T4 की जगह पे क्या है, A प्लस 3D, बराबर है, बराबर है। T5 की जगह पे क्या है, A प्लस 4D। ये सो ऑन क्या होगा, चलते जाएगा, ये क्या होगा, चलते जाएगा, ये गाड़ी चलती जाएगी। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा है ए और डी के टर्म में, ए और डी के टर्म में कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे। इसको याद रख लेना बेटा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए और डी के टर्म में, एपी ऐसे किया जाता है, कैसे, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, देखो यहाँ पे ए है सिर्फ, यहाँ पे ए प्लस डी कर दो, यहाँ पे डी था, यहाँ पे 2D हो जाएगा, यहाँ पे 3D हो जाएगा, यहाँ पे 4D हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा 5D 60 70 80 90 10D ऐसा बढ़ते जाएगा आगे। लेकिन ए प्लस होता जाएगा साथ में, क्या होता जाएगा, ए प्लस होते जाएगा साथ में, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बेटा। समझ में आ गया तुमको, यही बात को मैंने पॉइंट में देखो लिखा है यहाँ पे। ये 2 पॉइंट जो मैंने कल रखे थे बचे हुए, जो मैंने आप लोगों को कल बताया नहीं था, वो देखो, ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट कल के लेक्चर में हम लोग ने कर लिया। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इन एपी द फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। ये बात मैंने बता दिया कि पहला टर्म जो होता है T1 को ए भी लिख सकते हैं, पहले टर्म को सिर्फ, पहले टर्म को। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट देखो,
AP कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ A एंड D इज व्हाट। AP को मैं A और D के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो पहला टर्म देखो A, फिर क्या A प्लस D, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, आगे चलते जाएगा। क्या होता जाएगा? चलते जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट भी अपने क्लियर हो गए। ये पार्ट, ये जो 5 पॉइंट है, ये मैंने तुमको नोट करवा के लिखा है, तुमको याद रखना है बेटा। क्या करना है? याद रखना है। समझ में आ गया बेटा? ये इसको मैं, इसका कलर ना अपने आप चेंज हो जाता रहता है बेटा, एक सेकंड, इसके कलर अपने आप चेंज होते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है इन लोग का। चलो ठीक है, तो इतनी बातें अपनी होगी, इतनी बातें हो गई। अभी देखो ये सब जितना भी सिखाया ना बेटा, जितनी भी चीजें ये सब सिखाया, सब अपने आप एक्सरसाइज में, जितनी चीजें मैंने सिखा दिया, कुछ भी अब ऐसा पॉइंट नहीं बचा दो जो एक्सरसाइज में यूज होने वाला है और मैंने ना करवाया। जो पहले एक्सरसाइज के लिए जितना थियरी है वो हम लोग ने पढ़ लिया। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया। चलो अब हम लोग जंप करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। चलो तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कोशिश करते हैं आज ही अपन खत्म कर दें इस एक्सरसाइज को, बट 2 पार्ट में बन गया तो 2 पार्ट में बना देंगे और क्या। चलो तो देखो, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे, ज्यादा बड़ा बनेगा तो वीडियो। प्रैक्टिस सेट 3.1 पहला देखो क्या लिखा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर AP, इफ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तुमको बोल रहा है ना इन सब में से कौन है जो AP है, और अगर AP है तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस बताओ। चलो करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वन देखो, पहला क्या लिखा है, गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिया है बेटा, एपी नहीं दिया है अभी तक। एपी तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा एपी है। तो गिवन सीक्वेंस क्या है, 2 4 6 8 क्या है, 2 4 6 8 डॉट 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 एंड तो तुमको एपी फाइंड आउट करने बोला है ना, बट बस तुमको क्या बोला है, एपी फाइंड आउट करो। तो एपी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो दैट मीन्स कि वो सीक्वेंस मेरा क्या है, एपी। बस वही करो, लिखो यहाँ पे, here t1 equal to 2, t2 equal to 4, t3 equal to 6, t4 equal to 8। That's it। ओके, अपने को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कैसे क्या निकालते हैं, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 मतलब 4 माइनस 2 इक्वल टू, उसके बाद आगे का कैसे निकालेंगे, 2 में से 4 निकाल दिया मैंने, अब 4 और 6 की बात करो, 4 और 6 की बात करेंगे तो क्या होगा, t3 माइनस t2, t3 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस t2 की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू कितना आएगा 2। फिर उसके बाद क्या होगा, t4 माइनस t3, t4 कितनी है 8, t3 कितनी है 6, मतलब कितना आ गया 2। तो तुम चेक कर सकते हो बेटा, तुम चेक कर सकते हो डिफरेंस लिखेंगे हम लोग, क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आया, कांस्टेंट आया। तो वही लाइन में अपने इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा इंग्लिश की लैंग्वेज में, सिंस difference between two consecutive terms are constant, therefore 2 4 6 8 dot dot given sequence is in AP, समझ में आ गया बेटा, इज इन AP। तो अब क्या बोला था, AP अगर हो गया तो AP हो गया, तो तुम क्या निकाल के बताओ, कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, एंड कॉमन डिफरेंस इज, तो कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस कौन है, जो तुमने ये T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 वो निकाले हो, क्या है, कॉमन डिफरेंस ही तो है, कितना है, 2 है, तो बस वही लिख देंगे हम लोग, और क्या। फर्स्ट क्वेश्चन एंड, पहला क्वेश्चन समाप्त। समझ में आ गया बेटा, समझ में आया, एक सेकंड। चलो कॉलिंग आ रही थी किसी की, तो इसलिए ध्यान थोड़ा भटक गया। ठीक है चलो देखो, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन देखो हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन को कहाँ पे करवा, साइड में करवा दो क्या, चलो साइड में कर देते, साइड में कर देते। पेज अपने पास बहुत बड़ा है, टेंशन नहीं है कोई पेज का, पेज का टेंशन नहीं है कुछ, समझ में आया। ऊपर से लिखेंगे ना, एकदम एकदम ऊपर से लिखते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं, जस्ट बोल दो यार, इतना मस्त तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे ख्याल से तुमको मजा आ रहा होगा, मेरे ख्याल से आ रहा होगा। अब आगे का मुझे पता नहीं किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में क्या करते हैं बच्चे बच्चे कम सब्सक्राइबर देखेंगे ना तो भाग जाते हैं, भरोसा ही नहीं कर, अरे भाई मैं अभी 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 मैंने शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल यार, थोड़ा सा टाइम वेट कर लो, वीडियो देख लो, चेकआउट कर लो कि कैसा पढ़ा रहा हो, फिर भरोसा करो या ना करो उसके बाद की बात तो तुम्हारे हाथ में, बट वीडियो तो देख लिया करो ना पहले। लोग कम सब्सक्राइबर कम व्यूज देखते तो भाग जाते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, 2,5/2,3,7/3, डॉट 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 डॉट, तो लिख लेते हैं, गिवन सीक्वेंस लिख लेते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, पहले ही लाइन ये लिखना है क्या, गिवन सीक्वेंस इज क्या है, 2,5/2,3,7/3, डॉट 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 डॉट। तुमको बोला कि ये सीक्वेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस मतलब सॉरी एपी है कि नहीं, एपी के लिए क्या करना है तुमको, चेक करना है कॉमन डिफरेंस, लेकिन उससे पहले बताओ कि T1 T2 ये सब कौन है, तो मैंने बता दिया कि T1 सर 2 है, T2 सर 5/2 है, हम्म 5/2 है, T3 सर 3 है, T4 सर 7/3 है, तुमने बता दिया, मैंने बोला वाह अच्छी बात, तो पहचानने आ गया तुमको। चलो तो अब मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस देखो एपी जब तक नहीं रहेगा तब तक उसको कॉमन डिफरेंस काम नहीं देंगे, समझ में आया। T2 माइनस T1 इक्वल टू, ये क्या निकाल रहे हैं, कोई तुमको पूछेगा T2 माइनस T1 ये क्या है, तो तुम बोलोगे सर अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि ये एपी है या नहीं, तो ये जो T2 माइनस T1 निकाल रहा हूँ ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है, नॉट कॉमन डिफरेंस। अभी तक तुम कॉमन डिफरेंस नहीं बोल सकते जब तक तुम्हारा एपी आ नहीं जाएगा, एपी आ गया तब तुम जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हो उसको नया नाम दे देते हो क्या, कॉमन डिफरेंस। जब तक एपी नहीं होता तब तक वो डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस ऐसा नाम नहीं देंगे, समझ में आया बात है। 5/2 T1 क्या है 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 4/2, दैट मीन्स कि 1/2 आएगा, बराबर है। उसके आगे T3 माइनस T2 करोगे, T3 की वैल्यू कितनी है 3, T2 की वैल्यू कितनी है 5/2, दैट मीन्स कि ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 5/2, दैट मीन्स कि 1/2 होगा ये भी। अरे वाह, मेरे को तो लग रहा है कि ऐसा कि ये भी आएगा, T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू कितनी है 7/3 माइनस T3 की वैल्यू कितनी है 3, ये कितना आएगा 7/9। अरे यार गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गया बेटा, -9 7 - 9 होगा -2/3, बेटा 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 गड़बड़ हो गया ना बेटा। देखो यहाँ तक तो रेलगाड़ी ठीक चल रही थी, ये डिफरेंस ठीक है 1/2, लेकिन जब मैंने अगले वाले टर्म का डिफरेंस निकाला तो देखो अलग आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे
लिखेंगे सिंस डिफरेंस इन consecutive terms are not constant, therefore given sequence therefore जो सीक्वेंस है वो लिख लेते हैं। सीक्वेंस क्या है? 2 5/2 2 5/2 3 7/3 dot 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 given sequence is not in AP is not in AP। ठीक है, चलो तो देखो दो क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इससे ज्यादा हर एक क्वेश्चन 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन अपने पास बेटा। अगर हर एक को सॉल्व करवाने जाऊंगा तो अब भी करवाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा बेटा। तो मैं पहले ही बता देता हूं, देखो करने का तरीका आपको पता चल गया। फर्स्ट से सेकंड मैंने करवा दिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट आठों आप करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेटा करवाऊंगा, इसमें से सिलेक्टेड करवाऊंगा जो अलग तरीके से रहेंगे। पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा बेटा। अभी भी सुन लो, ऑनलाइन भले ही आप पढ़ रहे हो मेरे से, लेकिन मैं अभी भी सर वैसा ही हूं, आपको पूरा का पूरा मैं करवा के नहीं दूंगा। ये सिमिलर टाइप के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, देखो 8 क्वेश्चन है, मैं मैक्सिमम 4 करवाऊंगा जिसमें से 2 हो गए। 2 और क्वेश्चन होंगे जो डिफरेंट टाइप के रहेंगे, वो 2 करवाऊंगा, बस छोड़ दूंगा। उसके बाद जो 4 क्वेश्चन बचे हुए रहेंगे वो आपको ट्राई करने रहेंगे, वो आपको करने रहेंगे। अगर कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो डाउट में पूछ लेना कि तुम्हारा गलती कहाँ पे हो रहा है। अगर उस आप डाउट भी नहीं पूछ सकते ट्राई करके तो बेटा तुम मर चुके हो, तुम्हारा जिंदा रहना व्यर्थ है, तुम्हारा जिंदा रहना व्यर्थ है, तुम पापी हो बेटा। ओके, इतना हो जाएगा। उसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस और रहेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 के, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक एक करके। ओके चलो, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड नेक्स्ट वीडियो तक का आप वेट करो, क्योंकि अब देखो आज अलजेब्रा का तो आपका तीसरा वीडियो था, जो वीक के हिसाब से लास्ट वीडियो था, वीक के हिसाब से आज लास्ट वीडियो था। अब जो मंडे को आपको वीडियो मिलेगा, मंडे को आपको ज्योमेट्री का मिलेगा। ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे उस बारे में। मंडे टू वेडनेसडे आपको पता ही है क्या मिलेगा, ज्योमेट्री मिलेगा। और जब तक कोई एक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा बेटा, तब तक मैं दूसरा चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकता। समझ में आ गया बेटा? जब तक एक चैप्टर पूरी तरह से एंड नहीं हो जाएगा तब तक मैं दूसरा चैप्टर नहीं शुरू करूंगा। ठीक है, तो चलो, तो वहां पे हम लोग सिमिलैरिटी कर रहे हैं, यहाँ पे अरिथमेटिक कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को हम लोग समेट लें, सारी चीज़ों को समेट लें। देखो बेटा टेंशन लेके मत पढ़ना, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस बहुत ही छोटा होता है। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो बेटा, तो हार्डली क्लासेस में जाओगे तो क्लासेस वाले के हाथ में पूरा होता है कि वो आपका 2 से 3 महीने में भी खत्म कर देगा पूरा सिलेबस। मैथ्स की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं भी पढ़ाता हूँ क्लास में, ऑफलाइन बैचेस मेरे चलते हैं। ओके, समझ में, ऑफलाइन बैचेस मेरे चलते हैं। ओके, तो आपको यही बोल रहा हूँ कि क्लासेस में अगर आप पढ़ते हो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। और हाँ, मैं ये भी बात बोलना चाहता हूँ कि आपको मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लासेस नहीं ज्वाइन करो, ऑफलाइन की बैचेस नहीं ज्वाइन करो। आप अगर ऐसा करोगे तो आप गलत हो बेटा। मेरा जो ऑनलाइन आने का मोटिव है वो है गरीब बच्चों तक, जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फीसेस इतनी हाई है, क्योंकि मैं भी देखो क्लासेस में पढ़ाता हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, ऑफलाइन बैचेस मेरी भी चलती है, तो मुझे पता है कि सब क्लासेस में क्या फीस चल रहा है। ओके, कहीं पे 20,000 है, कहीं पे 25,000 है, कहीं पे 30,000 है। तो मैं अब देखो, अब 20-25 लेने वाले टीचर्स का क्या, क्लासेस का क्या रहता है कि उनके पास अच्छे टीचर रहते हैं। अब वो टीचर अगर अच्छा है तो सीधी सी बात है बेटा, देखो वो फीस भी ज़्यादा मांगेगा, वो अपने चार्जेस भी ज़्यादा डालेगा। तो जो बड़े बड़े क्लास है वहाँ पे टीचर अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो गरीब होते हैं उनको भी पढ़ने का पूरा हक है बेटा। जो गरीब बच्चे उनको भी पढ़ने का पूरा हक है, तो उनको अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती, और वो क्या होते हैं कि वो गलत टीचर के हाथ में चले जाते हैं। ओके, इसी जो गरीबी होती है ना, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है बेटा, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। ओके, तो ये गरीबी क्या करती है, उसको ना, उस बच्चे को, वो टैलेंटेड बच्चा है लेकिन उसको क्या कर देगा, गलत टीचर के हाथ में। गलत टीचर जो रहेगा, जो टीचर, देखो सारे टीचर अच्छे नहीं है बेटा, मैं ऐसा सीधा मुंह पे बोलता हूँ, सारे टीचर अच्छे नहीं है। कुछ सिर्फ स्टूडेंट का फायदा उठा रहे
और पैसे जमा कर रहे हैं बेटा, ये बात तो क्लियर है आज के टाइम में भी इवन। ओके, जो तुमको देव मानुस लगेगा ना बेटा, वही सबसे बड़ा शैतान होगा, ये बात भी क्लियर करके ले। जो तुमको देव जैसा लगेगा ना, भगवान जैसा, जिसको तुम सर पे बैठा लोगे, वही सबसे बड़ा शैतान भी निकलता है बेटा। पीछे क्या चल रहा है तुमको नहीं पता, स्टूडेंट को पीछे की कहानी नहीं पता होती है बेटा। स्टूडेंट को तो जो दिख रहा होता है ना बेटा, वो उसके लिए सत्य है। और कोई भी इंसान अपनी असलियत भगवान के रूप, मतलब बुरा बन के तो नहीं दिखाएगा ना, वो अच्छा ही बन के दिखाएगा। तो मैं तुमको इतना ही बात बोलूंगा, मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है ऑनलाइन पे आने का। देखो मेरा पहला मोटिव तो है यूट्यूब पे भी आने का था ही मेरा, लेकिन हम लोग का देखो मेरा खुद का भी क्लासेस है, मेरा खुद का भी क्लास है खुद का ही। ओके, लेकिन हम लोग ने फीसेस ऐसी रखी हुई है ना, बहुत रिजनेबल फीस रखी हुई है। कुछ दिन में आपको मेरे क्लासेस का वेबसाइट भी मिलेगा, आप उस पर लुकआउट करके देख सकते हो कि हम लोग ने कितनी फीस रखी हुई है, कितनी कम फीस रखी हुई है 10th के लिए, 12th के लिए इवन। तो मेरा मोटिव सिर्फ क्या है, देखो पैसे तो हर किसी को कमाने हैं, मैं रहूंगा तो मुझे भी पैसे कमाने हैं, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, आपको पता ही है। अब फ्री के नाम पे मैं सारी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत वे में चले जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन करो। ऑफलाइन में जो चीज़ें आपको मिलेंगी बेटा, वो ऑनलाइन में नहीं मिलेगी। ओके, मैंने इतना तो आप लोगों के कर लिया, आप लोगों के लिए कर दिया है कि ऑनलाइन आपको डाउट प्लेटफॉर्म बना के दे दिया है, आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। लेकिन वो किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो गरीब बच्चे, जो एक्चुअली क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जिनके पास पैसे नहीं है, वो लेक्चर मेरे अटेंड कर सकते हैं और मेरे लेक्चर के भरोसे वो बैठ सकते हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ, इतनी गारंटेड बोल सकता हूँ बेटा, नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी मेरे वीडियो लेके। ऐसा मत सोचिए कि मैं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूँ तो मैं अपना लॉस क्यों करवाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कम कंटेंट दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बेटा। थोड़ा सा कम कंटेंट में मतलब देखो, मैं थियरी जितना ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उतना ही ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा, उतना ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ थियरी। सिर्फ मैं क्या, देखो जब थियरी खत्म होती है तो मैं प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स भी करवाता हूँ ऑफलाइन बैचेस में, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग के पास होता है, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं देखो कैसा, थियरी अभी खत्म हो गया तो मैंने प्रैक्टिस सेट 3.1 तुरंत शुरू कर दिया, लेकिन मैं ऑफलाइन में ऐसे नहीं करता। ऑफलाइन में मैं क्या करता हूँ कि जब थियरी खत्म हो गया तो उसके ऊपर मैं कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल्स देता हूँ, हर तरह के एग्जाम्पल दे देता हूँ जो आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में। तो उससे क्या हो जाता है, बच्चे पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं। तो वो ऑफलाइन में मुझे करने का टाइम होता है, मुझे वो ऑफलाइन में करने के लिए टाइम मिलता है, इतना टाइम हम लोग को ऑफलाइन में मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में इतना टाइम नहीं है बेटा। अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालने लग जाऊंगा ना बेटा, तो बच्चे देखेंगे ही नहीं आधे से ज़्यादा वो वीडियो, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के वीडियो डालूंगा वो तो देखेंगे ही नहीं। वो तो सिर्फ क्या काम का देखने आते हैं, तो काम का देखना है तो उनको प्रैक्टिस सेट ही चाहिए, उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं चाहिए। तो मैं वो क्यों डालूँ, वो मैं क्यों डालूँ। तो देखो सिर्फ लैब सिर्फ उतना ही पार्ट होगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाला पार्ट है वही मैं नहीं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे बस। उसके अलावा जितना थियरी आपको चाहिए, थियरी जितना मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बच्चों को, उतना ही आप लोग को ऑनलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। आपको पता भी नहीं होगा कि ओके, तो छोड़ो वो बात, तो छोड़ो जो बोलने वाला था मैं। तो आपको मैं इतना ही काम करना है कि आप ये मत सोचो कि मैं फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफलाइन बैचेस ना ज्वाइन करो। ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको अच्छे टीचर मिलेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो अच्छे से अच्छा क्लास ज्वाइन करो, अच्छे से अच्छे टीचर को हायर करो और उनसे पढ़ो, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बात तुमको लग रहा होगा 10th तक जो मैं मैथ्स अप्लाई कर पढ़ रहा हूँ वो अप्लाई कैसे होगा, कहाँ पे हम लोग के लाइफ में अप्लाई होता है बेटा। यही चीज़ तो तुमको आगे पता चलेगी जब तुम 11th-12th में जाओगे, तब तुमको ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो पढ़ रहे हो ना 10th में, वो तुमको फिर समझ में आएगी कि बेटा कहाँ पे अप्लाई होती है, किस तरह से अप्लाई होती है बेटा। मैंने पूरी इंजीनियरिंग कर ली, तो मुझे भी पहले जब मैं 10th में था, एक्चुअली जब मैं 8, 9, 10th में था, तब मुझे लगता था यार ये पाइथागोरस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये a+b का होल स्क्वायर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये सब कहाँ पे यूज़ हो रहा है। लेकिन जब मैं 11th में गया, 12th में गया, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी चीज़ें समझ में आई कि हाँ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में तो मुझे एप्लीकेशन पूरा पढ़ना था, अपनी दुनिया कैसे बनी है इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है इंजीनियरिंग में। तो तब मुझे पता चला बेटा पाइथागोरस यहाँ पे यूज़ होता है। अगर पाइथागोरस नहीं होता तो जो बड़ी छोटी से छोटी चीज़ भी बनी नहीं होती, a+b का होल स्क्वायर नहीं होता, तो बेटा छोटी से छोटी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता। तुमको पता है ये सब चीज़ें तुमको लगती होगी कि लाइफ में कहाँ यूज़ हुई है, लेकिन एक्चुअली बहुत जगह यूज़ होती है। तुम अगर पेन बनाने जा रहे हो, तुम हाथ में जो पेन पकड़े हो बेटा, वो बिना मेंसुरेशन चैप्टर के हो ही नहीं सकता। जो तुम्हारी ज्योमेट्री में मेंसुरेशन चैप्टर है, उसमें जितने फॉर्मूले हो, अगर उसमें से वो चैप्टर ही मैं गायब कर दूँ तो ये दुनिया में जितनी चीज़ बनी उसमें से कुछ भी चीज़ बनी नहीं सकती। समझ में आया बेटा बात। तो हर एक चैप्टर, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ में आया। ठीक है, मेरे भाषण तो वो चलते रहेंगे, अभी तो बहुत सारे लेक्चर बाकी है अपने।
तो ठीक है, तो आज के लेक्चर को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।